हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स, तो माई सेल्फ अंकित और आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हमारा कल ख़त्म हो गया है। अब हम थर्मोडायनेमिक्स का छोटा सा पार्ट बचा है थर्मोकेमिस्ट्री का, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिकली थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ी है। अगर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, अगर थर्मोडायनेमिक्स की मतलब शादी किससे करा दें, केमिकल रिएक्शन से करवा दें, तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। जब हम जब थर्मो जब थर्मोडायनेमिक्स की शादी केमिकल रिएक्शन से करा देते हैं, केमिकल की शादी केमिकल रिएक्शन से कराते हैं। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स की शादी हम केमिकल रिएक्शन से करवाते हैं, तो हमारा थर्मोकेमिस्ट्री का ओरिजिन होता है। तो बेसिकली क्या होता है थर्मोकेमिस्ट्री, व्हेन केमिकल रिएक्शन, व्हेन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंबाइन with chemical reaction सिंपली होता है कि अगर थर्मोडायनेमिक्स को हम केमिकल रिएक्शन से मर्ज करते हैं तो हमारा थर्मोकेमिस्ट्री का ओरिजिन होता है। ये बात तुमको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक तुमको थर्मोकेमिस्ट्री की फील आ गई होगी। बेसिकली थर्मोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन on the basis of energy, on the basis of energy, types of reaction on the basis of energy। तो पहली रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, हीट रिलीज। रिएक्शन इज विच रिएक्शन इन विच हीट इज रिएक्शन ड्यूरिंग विच एनर्जी इज रिलीज, जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, डिसिपेट होती है। इसको हम डेल्टा एच इसका होता है नेगेटिव। अगर डेल्टा एच की बात करें, चेंज इन एंथैल्पी, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं, तो इधर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, तभी डेल्टा एच क्या आता है, नेगेटिव। आई थिंक ये बात भी तुमको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या, फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। फॉर्मेशन में कंबसन, जब किसी चीज़ को जलाते हो तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो दूसरा एग्जाम्पल है कंबसन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तुमने कराई होगी लैब में 9th-10th में, उसमें भी हीट बेसिकली क्या होती है, रिलीज होती है। तो तीसरा एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन और एंड रेस्पायरेशन। ये तुम कहाँ पढ़ोगे, बायोलॉजी में, रेस्पायरेशन को अच्छे से। ये सब में क्या होती है, हीट को रिलीज करते हैं, मतलब हीट रिलीज होती है। तो ये सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के क्या है, एग्जाम्पल हैं। अब मैं इसका रिप्रेजेंटेशन अगर बताऊं, इसका रिप्रेजेंटेशन
किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। बेसिकली इसमें हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ए प्लस बी माइनस क्यू लिखा हो और इधर प्रोडक्ट, तो समझ जाना ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। या फिर तुमको ऐसे भी लिख के दे सकता है प्रोडक्ट। अब हीट क्या है, इधर पॉजिटिव, मतलब इधर हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है। और तीसरा रिप्रेजेंटेशन या फिर तुमको ऐसे दे सकता है, ए प्लस बी प्रोडक्ट बना देगा और इधर ब्रैकेट में क्या दे देगा, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, ऐसे लिख सकता है। तो भी ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आई थिंक एक्सोथर्मिक रिएक्शन तुम्हारी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली क्या होता है। इसमें एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा एच इसका निगेटिव होता है, और कुछ एग्जाम्पल है फॉर्मेशन, कंबसन, न्यूट्रलाइजेशन, रिस्पायरेशन और ये रिप्रेजेंटेशन है। अगर इतनी चीज आती है तो मतलब तुमको एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ में आ गई है। तो अब दूसरी टाइप की रिएक्शन हम पढ़ते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी टाइप की रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में जस्ट सब उल्टा करते जाओ। एक्सोथर्मिक पढ़ा है उसका जस्ट उल्टे करते जाओ। मतलब इसमें एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, रिएक्शन ड्यूरिंग विच रिएक्शन रिएक्शन ड्यूरिंग विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी इज एब्जॉर्ब। इसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। बेसिकली इसका डेल्टा एच उल्टा कर तो डेल्टा एच इसका होगा, होता है पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव है, बेसिकली डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच हम लिखते क्या है, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। तो इधर इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो इधर इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तभी डेल्टा एच क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होती है। ठीक है, ज्यादा में से कम, माइनस वाला कम, माइनस वाली क्वांटिटी कम है, तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव आने वाला है डेल्टा एच। और इसका अगर मैं क्या एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की बात, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली सभी डिसोसिएशन, हर प्रकार के डिसोसिएशन में डिसोसिएट करते हैं तो हमको एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब तो डिसोसिएशन मतलब प्रोसेस में ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक होता है सभी डिसोसिएशन प्रोसेस, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन और एग्जाम्पल बताओ, डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन, 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 मेल्टिंग, बॉइलिंग। इस सब में क्या होता है, हीट पहले एब्जॉर्ब होती है, बाद में ये फिनोमेना होते हैं। डिकम्पोज करने, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में भी हीट एब्जॉर्ब होती है। अगर मैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, रिप्रेजेंटेशन की बात, रिप्रेजेंटेशन इसका किस तरह करेंगे, ए प्लस बी, हीट क्या हो रही है, इधर एब्जॉर्ब हो रही है, प्लस क्यू, और इधर लिख देगा प्रोडक्ट। तो इस तरह की रिएक्शन देखने को मिले, समझ जाना एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जामिनर तुमको चकमा देने के लिए इस तरह भी लिख सकता है, प्रोडक्ट और इधर से हीट निकाल देगा, निगेटिव। और या फिर तीसरा रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी दे सकता है कि इधर प्रोडक्ट लिख देगा और डेल्टा एच को ब्रैकेट में क्या लिख देगा, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब समझ जाने ये सभी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा अब। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन तुमको पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी गॉड,
द प्रोसेस सॉरी CH3COOH ये टूटता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव शुड भी। पहला ऑप्शन एक्सोथर्मिक, सेकेंड ऑप्शन एंडोथर्मिक, थर्ड ऑप्शन नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, फोर्थ ऑप्शन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, तो देखो इधर हो क्या रहा है। पहली बात तो ये देखना है कि इधर पे हो क्या रहा है। इस रिएक्शन को अच्छे से घूर कर देखो, इसमें डिसोसिएशन हो रहा है। और ऑल डिसोसिएशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। बेसिकली जितना भी डिसोसिएशन रिएक्शन होती है सभी एंडोथर्मिक होती हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हम थोड़ा बहुत रूल्स लिख लेते हैं, एक दो रूल लिखवाऊंगा। रूल्स लिख लो। पहला रूल, इफ थर्मोकेमिकल reaction is multiplied by stoichiometric coefficient, then enthalpy delta H of reaction also multiply by stoichiometric coefficient। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी, अगर थर्मोकेमिकल रिएक्शन है, अगर उसमें किसी भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेसिकली जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी, एंथैल्पी, तो उसमें भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा उसी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। जैसे H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, 2H2O, 2 बैलेंस रिएक्शन लिखो। हाँ बैलेंस रिएक्शन है, 2 दूनी 4 हाफ। ऐसा करो, ऐसा रहने दो, 2 हाफ, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इधर क्या होगी, इधर मान लो 285 है किलोजूल पर मोल। हाइपोथेटिकल डाटा है, एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, ठीक है। ये मत पूछने लग जाना सर ये आया कहाँ से, ठीक है। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, ऑक्सीजन H2O, तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई -285 किलोजूल पर मोल। ये है पहला रूल, ठीक है। पहला रूल आराम से समझो, समझ में आया होगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपली स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेल्टा H का मैं भी मल्टीप्लाई होगा। सेकंड, इफ रिएक्शन इज रिवर्स, देन अगर रिएक्शन को हम रिवर्स करेंगे देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ डेल्टा एच रिमेन सेम बट साइन साइन विल चेंज। देखो इसका मतलब भी समझते हैं। जैसे एक रिएक्शन ली है मैंने, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, ऊपर वाली रिएक्शन ही ले दी है। और इधर डेल्टा एच इसका कितना है, -285 किलोजूल पर मोल। अगर 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 मैंने इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, H2 प्लस हाफ O2, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी डेल्टा एच पर क्या होगा, इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बस ये साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 285 किलोजूल पर मोल। ये दो रूल्स हैं हमारे। आई थिंक समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल था। रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। अगर हम किसी भी चीज़ का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिएक्शन को, डेल्टा एच मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि जो समझने वाला हो एक बार में ही पता चल गया होगा। चलो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द हीट ऑफ रिएक्शन, द हीट ऑफ रिएक्शन, द हीट ऑफ रिएक्शन A plus 5B gives 2C plus 3D is minus 50 kilojoule. What is the heat of reaction? What is the heat of reaction? What is the heat of reaction? एक रिएक्शन दी है 2A प्लस 10B 4C प्लस 6D। ए ऑप्शन -50 किलोजूल, बी ऑप्शन -25 किलोजूल, सी ऑप्शन -100 किलोजूल, डी ऑप्शन +100 किलोजूल। देखो सिंपली इसमें हो क्या रहा है, एक रिएक्शन दी है, एक रिएक्शन दी है, इसको मैं थोड़ी और टेस्टफुल बनाऊं क्या, बनाते हैं चलो। 6D प्लस 4C 2A प्लस 10B। अब बताओ, अब और अच्छा क्वेश्चन बन गया, दोनों रूल्स लगेंगे इसमें। देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन दी है 50 इस रिएक्शन का। अब देखो रिएक्शन उल्टी भी हो रही है, रिएक्शन उल्टी हो रही है तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, +50 किलो जूल। रिएक्शन उल्टी हो गई है और किससे, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 50 किलो जूल, मतलब इधर से आंसर क्या आया, 100 किलो जूल। दोनों रूल्स लग गए हैं इसमें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। देखो मैंने दोनों रूल्स लगा दिए, उसमें एक ही रूल लग रहा था, सिंपल मल्टीप्लाई वाला, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई। अब इसमें दोनों रूल्स लग गए हैं। आई थिंक रिवीजन तुम्हारा हो गया होगा, जिसको उधर समझ नहीं आया होगा क्वेश्चन के थ्रू समझ लिया होगा उसने। चलो अब हम पढ़ेंगे हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। हीट एब्जॉर्ब
or released during chemical reaction. The heat absorbed or released during chemical reaction in which chemical reaction in which reactant is completely converted into product. सिंपली हीट एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, मतलब हीट एब्जॉर्ब भी होगी, रिलीज भी होगी, और इट शुड बी बैलेंस रिएक्शन. इट शुड बी बैलेंस्ड रिएक्शन. बैलेंस्ड रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए. जैसे एग्जाम्पल N2 गैस एग्जाम्पल प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स NH3. अब इसको बैलेंस करो 2 3, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई. अब इसका डेल्टा H, क्या इसमें हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है, मतलब इट में बी पॉजिटिव ऑल्सो और नेगेटिव ऑल्सो. ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई है. लेकिन हैवर्थ प्रोसेस है तो डेल्टा H इधर स्पेसिफिक रहता है कि नेगेटिव ही होता है. ठीक है, हैवर्थ प्रोसेस या कोई भी अदर बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख लेना, उसमें डेल्टा H पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है. लेकिन ये हैवर्थ प्रोसेस है, हम इनऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे, इसका डेल्टा H नेगेटिव भी होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. ठीक है, तो आई थिंक हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये बैलेंस, इतनी बात याद रखना है बेसिकली, ये बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए. इसमें क्या होना चाहिए, बैलेंस रिएक्शन. अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन. हीट ऑफ फॉर्मेशन, फिर हीट ऑफ कंबस्शन देखेंगे. अब वन बाय वन करके हम देख रहे हैं, सभी प्रकार की हीट हम देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन. हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हो. ठीक है, पहला पढ़ रहे हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन. हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर सिंपली बोल सकते हो एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है. हीट ऑफ फॉर्मेशन को सिंपली हम HF से हीट ऑफ फॉर्मेशन को स्टैंडर्ड कंडीशन में हम डेल्टा इधर 0 लगा देते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, ये क्या है, डेल्टा चेंज, और ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, चेंज इन हीट ड्यूरिंग एंथैल्पी फॉर. तो हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, तुमको दोनों के साइन पता चल गए हैं कैसे लिखते हैं. और बेसिकली इसकी इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मेन चीज़ इसकी डेफिनेशन है. बेसिकली पूरी थर्मोकेमिस्ट्री फुली बेस्ड है डेफिनेशन. जितने अच्छे से अगर तुमको डेफिनेशन आती हैं, ऑब्वियसली बात है तुम्हारे क्वेश्चन सभी सही हो जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन ही लिखते हैं. अमाउंट इट इज चेंज इन एंथैल्पी, it is change in enthalpy when it is change in enthalpy when 1 mole of product, 1 mole of product formed from their element in their from their element in its naturally occurring state or their standard state. It is change in enthalpy when 1 mole of product formed from their elements which occur in most abundant state, or
नेचुरली अकरिंग स्टेट, नेचुरली अकरिंग स्टेट या फिर एलिमेंटल स्टेट। सबकी मैं एलिमेंटल स्टेट बता दे रहा हूं, एलिमेंटल स्टेट। तो ये तुमको पता होनी चाहिए सबसे पहले, वरना तुम एक मोल कंपाउंड तो बना लोगे, उधर क्या लिखा है अभी तुमको डेफिनेशन अभी समझ में नहीं आएगी। अभी तुम क्वेश्चन मतलब ये तो मार्कर चलना बंद हो गया, दूसरा मार्कर कहाँ है भाई? हीट ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। बेसिकली इसमें क्या लिखा है, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम देयर एलिमेंट व्हिच अकर इन मोस्ट अबंडेंट स्टेट और नेचुरली अकरिंग स्टेट। तो एलिमेंटल स्टेट बोलते हैं। जैसे क्लोरीन किस में पाया जाता है, एक मोल कंपाउंड बनाना है लेकिन वो किससे बना होगा, एलिमेंटल स्टेट से, और जो कि मतलब नेचर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट में पाई जाती है। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये किस में पाई जाती है, गैस में। ये किस में पाई जाती है, गैसियस में। और आयोडीन सॉलिड में। और सल्फर, सल्फर का रोम्बिक लेंगे, रोम्बिक। सल्फर की 2-3 फॉर्म होती हैं, मोनोक्लिनिक वगैरह, लेकिन रोम्बिक को हम लेते हैं एलिमेंटल स्टेट में। आयोडीन सॉलिड वाला, ब्रोमीन, ब्रोमीन किस में होगा, लिक्विड में। और आयोडीन, आयोडीन किस में होगा, सॉलिड में। ऑक्सीजन गैस में, नाइट्रोजन गैस में। ये सब तुमको पता होनी चाहिए। जैसे कार्बन की 2 फॉर्म होती है, एक कार्बन डायमंड के फॉर्म में मिलता है, एक कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में। तो कार्बन ग्रेफाइट वाली फॉर्म लेंगे, उसी से बनाएंगे 1 मोल प्रोडक्ट, कार्बन ग्रेफाइट वाला। तो ये सब एलिमेंटल स्टेट है कि फ्लोरीन पाया जाता है गैसियस फॉर्म में, और फ्लोरीन पाया जाता है, फ्लोरीन इधर लिख दे रहा हूँ, फ्लोरीन किस में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में। और आयोडीन सॉलिड में, I2 सॉलिड फॉर्म में। ब्रोमीन लिक्विड में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये सब पता होनी चाहिए। अगर तुमको ये एलिमेंटल स्टेट नहीं पता तो 1 मोल प्रोडक्ट अगर तुम डायमंड से बना रहे हो, अभी तुमको क्लियर होगा। हमको एलिमेंटल स्टेट से ही 1 मोल प्रोडक्ट बनाना है, यही वही होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, और ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो चलो इसको एग्जाम्पल से बताऊं, एग्जाम्पल से बताऊं। अब तुमको मैं काफी एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल तुमको बताना है हीट ऑफ फॉर्मेशन है या नहीं। देखो कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट अब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। O2 गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हीट ऑफ फॉर्मेशन शो कर रहा है या नहीं, ये बताना है पहला। दूसरा एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। थर्ड, नाइट्रोजन गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। फोर्थ ऑप्शन, कार्बन डायमंड प्लस O2 गैस गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिफ्थ ऑप्शन, कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गैस गिव्स क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। एक और लिखो, 6, कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैसियस है, गिव्स
CH4 गैस। अब तुमको बताना है हीट ऑफ फॉर्मेशन किस कौन कौन सी रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या बोल रहा था, दो बात याद रखनी है, एक मोल प्रोडक्ट बनाना है और किससे बनाना है, एलिमेंटल स्टेट से बनाना है। एक मोल प्रोडक्ट बनाना है, एलिमेंटल स्टेट से बनाना है, बस दो पॉइंट याद है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन तुमको बनता है। देखो एक मोल प्रोडक्ट बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। क्या एलिमेंटल स्टेट से बन रहा है, हाँ कार्बन इधर ग्रेफाइट है, ये इसकी मोस्ट अबंडेंट नेचुरली अकरिंग स्टेट है। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में ही पाया जाता है, मतलब ये हीट ऑफ फॉर्मेशन दिखाई दिख है शो कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या ये एक मोल प्रोडक्ट बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, एक मोल ही बन रहा है। क्या ये नेचुरली अकरिंग स्टेट मतलब एलिमेंटल स्टेट से बन रहा है, एलिमेंट, तो भैया ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। इसमें देखो नाइट्रोजन गैस इधर 2 मोल बनने लगा है, एक मोल प्रोडक्ट बनाना है और एलिमेंटल स्टेट से बनाना है, गलत, एक मोल बनना चाहिए था इधर। अब कार्बन डायमंड भैया, कार्बन डायमंड डायमंड वाला जो होता है कार्बन, उसको हम मोस्ट अबंडेंट नेचुरली अकरिंग स्टेट में कंसीडर नहीं करते, एलिमेंटल स्टेट नहीं है ये कार्बन डायमंड की, तो ये इसको हटा दो। कार्बन ग्रेफाइट मिलके प्लस हाफ वाटर, एक मोलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, बिल्कुल सही। और ये दोनों क्या है, एलिमेंटल स्टेट में है। या एक मोल CH4 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। क्या ये एलिमेंटल स्टेट में, हाइड्रोजन H2O गैस में ही मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कार्बन ग्रेफाइट में मिलता है, बिल्कुल मिलता है, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है। आई थिंक चमक गई होगी चीजें, चीजें चमक गई होंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन भी करवाता हूँ। The enthalpy of formation of ammonia, formation of ammonia at 298 Kelvin, at 298 Kelvin is given as डेल्टा H फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट में -46.11 किलोजूल पर मोल ऑफ NH3 गैस। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, to which of the following equation does this value apply, does this value apply। पहली रिएक्शन दी है हाफ N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस NH3 गैस। सेकेंड ऑप्शन नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस NH3 गैस। थर्ड ऑप्शन नाइट्रोजन गैस प्लस 3H2 गैस gives 2 NH3 गैस। फोर्थ ऑप्शन हाफ N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस gives NH3 लिक्विड। अब बताना है हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पूछ रहा है हमको। क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में हम क्या देखते हैं, एक मोल हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए और एलिमेंट स्टेट से बनना चाहिए। देयर एलिमेंट्स, उनके एलिमेंट्स से बनना चाहिए। एक मोल कंपाउंड बन रहा है, क्या ये दोनों, इधर यार नाइट्रोजन होना चाहिए था, इधर नाइट्रोजन होना चाहिए था, हाँ। क्या ये एक मोल बन रहा है प्रोडक्ट, बिल्कुल बन रहा है। क्या ये अपनी एलिमेंट है जो अपनी नेचुरल अकरिंग स्टेट में है, बिल्कुल है। नाइट्रोजन गैस में मिलता है, हाइड्रोजन भी गैस में मिलता है, ऑप्शन तो हमको मिल गया। लेकिन ये वाले ऑप्शन भी देखो, नाइट्रोजन इधर N की फॉर्म में नहीं, गैसियस होना चाहिए था,
N2 की फॉर्म में मिलता है नेचर में, ठीक है। तो इधर इसकी वजह से गलत हुआ है ये ऑप्शन, इधर 2 मोल बन रहे हैं तो इसलिए ये दोनों नहीं होंगे। और इधर क्या दिक्कत हो गई है, अमोनिया लिक्विड बन रहा है, भैया लिक्विड थोड़ी होता है, गैस होता है अमोनिया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, बकाया सब ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। तो ये हमारे एक छोटा सा क्वेश्चन था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे, हीट ऑफ फॉर्मेशन पे। एक और क्वेश्चन करते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन तुमको समझ में आ गया होगा, मैंने 2 पॉइंट बताए हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन में, बस 2 बात याद रख लेना कि 1 मोल प्रोडक्ट बनाना है और एलिमेंटल स्टेट से बनना चाहिए वो, ठीक है। चलो फिर भी एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, किसी किसी को डाउट ज़्यादा रहते हैं, डाउट। अरे नहीं यार, इम्पोर्टेंट नोट लिखते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट नोट लिखते हैं, इम्पोर्टेंट नोट। पहला बेसिकली पहला स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम डेल्टा एच एफ नॉट से निकले हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डेल्टा एच एफ से लिखते हैं, इधर नॉट लगाते हैं। ये किस कंडीशन पे होती है, टेम्परेचर इधर होना चाहिए 298 केल्विन और प्रेशर कितना होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। ये हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखा हो, जब ये कंडीशन लिखी हो समझ जाना स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहा है। दूसरा पॉइंट, इन स्टैंडर्ड स्टेट, इन स्टैंडर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इस पर क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। इन स्टैंडर्ड स्टेट all the in standard state all the naturally enthalpy of formation in standard state enthalpy of formation of enthalpy of formation of element in their natural state जीरो होती है। स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इन देयर नेचुरल स्टेट में, जैसे हाइड्रोजन 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 नाइट्रोजन गैस में पाया जाता है, तो इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ नॉट क्या होगी, जीरो, क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट में नाइट्रोजन गैस में मिलता है, ऑक्सीजन गैस में मिलता है, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो। और I2 किस में मिलता है, सॉलिड में, तो इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, जीरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट नोट में तीसरा पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी, अगर हमको रिएक्शन का निकालना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड स्टेट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट समेशन ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अभी ये क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इस फॉर्मूले पर। और जनरली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, एंडोथर्मिक। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंडोथर्मिक नहीं, एक्सोथर्मिक। बट एक्सेप्शन ये इधर से IPMT में क्वेश्चन बना है,
AIPMT, AIPMT में क्वेश्चन, बट एक्सेप्शन ऑक्साइड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ये बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज एंडोथर्मिक। ये बेसिकली क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। ठीक है, आई थिंक इतनी बात क्लियर हुई होगी। बताओ इतनी बात क्लियर हो गई होगी तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, आज का थोड़ा सेशन लंबा कर देंगे, ठीक है, कर देंगे। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर 2 एल्युमिनियम सॉलिड प्लस Fe2O3 प्लस 2 Fe सॉलिड प्लस Al2O3 given that standard enthalpy of Fe2O3 and Al2O3 are -196.5 and 399.1 किलोकैलोरी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताओ। सॉल्यूशन डायरेक्ट, ऑप्शन नहीं गिवन है इसमें। कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर्मेशन रिएक्शन पूछा है, डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन फॉर एक रिएक्शन दी है। अब इसमें तुमको क्या फॉर्मूला लगाना है, अभी मैंने बताया है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, डेल्टा स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, समेशन ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में देखो, अब इधर एक बात याद रखना, प्रोडक्ट में ये दोनों काउंट मत कर लेना, एलिमेंटल स्टेट में है तो डेल्टा एच एफ नॉट फॉर्मेशन ऑफ आयरन क्या होगी, 0, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है और ये नेचुरली एलिमेंटल स्टेट में है अपने। और इसी तरह एल्युमिनियम, डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ एल्युमिनियम सॉलिड, ये पॉइंट मैंने लिखवाया था 0 होगा, मतलब इन दोनों का तो 0 होगा, बची इन दोनों की कहानी। तो Al2O3 का दिया है 399.1 399.1 ओह 399.1 माइनस, ये माइनस का गिवन है, माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट क्या है इधर Fe2O3 माइनस 196.5, बस कैलकुलेट कर लो, इधर से 6 और फिर 6 7 8 2 0 2, ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, किलो कैलोरी आंसर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन पे, सभी प्रकार के हीट ऑफ फॉर्मेशन कंप्लीटली कवर्ड हो गया है तुम्हारा, मतलब कुछ भी चीज़ नहीं बची है अब इसमें जो कि तुमको लग रहा हो छोटी है, सब चीज़ कवर्ड हो गई है। अब हम पढ़ रहे हैं हीट ऑफ कंबस्शन, हालांकि टाइम हो जाएगा थोड़ी ज़्यादा, लेकिन देख लेते हैं यार क्या जाता है। हीट ऑफ कंबस्शन ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं जल्दी समझा दूंगा, इसके न्यूमेरिकल्स कल कर लेंगे, ठीक है। हीट ऑफ कंबस्शन सेकेंड टाइप पढ़ने वाले हैं, हीट ऑफ
कंबसन, हीट ऑफ कंबसन, इसको हीट ऑफ कंबसन को इस तरह लिखते हैं, ठीक है। हीट ऑफ कंबसन क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ 1 मोल रिएक्टेंट 1 मोल रिएक्टेंट is completely oxidized in presence of excess of oxygen, excess of oxygen। अब देखना इसका एग्जाम्पल कार्बन है, कार्बन मैंने लिया और मैंने क्या दे दिया इधर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस है और ये लिमिटेड सप्लाई है इसकी, लिमिटेड, और इधर से बना है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या ये हीट ऑफ कंबसन है? नहीं है। क्यों? ये लिमिटेड ऑक्सीजन है, डेफिनेशन में एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, और कार्बन को देखना है 1 मोल ही होना चाहिए, ठीक है। एक क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, मतलब रिएक्टेंट क्या होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। इसमें भी एक बात याद रखनी है, इसमें सिंपली इतना याद रखना है कि 1 मोल रिएक्टेंट होना चाहिए और वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होना चाहिए। 2 बात हैं। 1 मोल रिएक्टेंट को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दो, उसी को हम हीट ऑफ कंबसन बोलेंगे। जैसे कार्बन को अगर मैं ऑक्सीजन गैस और इधर है मतलब एक्सेस में है ऑक्सीजन, एक्सेस में, तो इधर से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो क्या हीट ऑफ कंबसन है? बिल्कुल है। हीट ऑफ कंबसन ये नहीं है, ये है। अब इसके एग्जाम्पल हीट ऑफ फॉर्मेशन को एक बार थोड़ी और रिवाइज करवा दूंगा इसी बहाने। एग्जाम्पल पहला है कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बताओ हीट ऑफ कंबसन है या हीट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब दोनों बताना है इसमें। फिर कार्बन डायमंड है प्लस O2 गैस है और इधर से क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर कार्बन ग्रेफाइट है प्लस हाफ O2 गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रहा है। फिर CO गैस है प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO2 गैस। 2H2 गैस प्लस O2 गैस gives 2H2O liquid। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस gives H2O liquid। अब इस सब में बताना है हीट ऑफ कंबसन और हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो एक बार अच्छे से देखो, अपने से खुद से ट्राई करो एक बार। एक बार खुद से ट्राई करना पड़ेगा। देखो हीट ऑफ कंबसन में क्या पढ़ा है हमने कि 1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए, नहीं 1 मोल रिएक्टेंट 1 मोल होना चाहिए और बेसिकली कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होना चाहिए। क्या 1 मोल कंपाउंड है? बिल्कुल है। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, हीट ऑफ कंबसन है। 1 मोल कंपाउंड है, हमको अब एलिमेंटल स्टेट से नहीं मतलब हीट ऑफ कंबसन में, ठीक है। 1 मोल कंपाउंड है, ऑक्सीजन से कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है हीट ऑफ कंबसन। 1 मोल है
और कार्बन मोनोऑक्साइड इधर लिमिटेड, मतलब ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, तो ये हीट ऑफ कंबस्शन नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड होता तो सही होता। कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल है, बिल्कुल है। कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, बिल्कुल हीट ऑफ कंबस्शन है। क्या वाटर दो यार, इधर तो 2 मोल ले लिए वाटर के, ये तो पहले ही गलत हो गया। हीट ऑफ कंबस्शन 1 मोल के लिए देखते हैं, ये वाला सही है। 1 मोल वाटर को ऑक्सीडाइज करके क्या H2O बनाया है। अब देख लो हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन में 1 मोल हमारा क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट बनना चाहिए, और उसकी एलिमेंटल स्टेट से बनना चाहिए। 1 मोल बन रहा है एलिमेंटल स्टेट से बन रहा है। 1 मोल बन रहा है एलिमेंटल स्टेट नहीं है, कार्बन डायमंड नहीं है। 1 मोल बन रहा है क्या ये किससे, 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है एलिमेंटल स्टेट से बन रहा है, बिल्कुल है हीट ऑफ फॉर्मेशन। 1 मोल बन रहा है एलिमेंटल स्टेट से नहीं है, ये मॉलिक्यूलर है तो नहीं होगा। ये 2 मोल बन रहा है इसलिए नहीं होगा। ये 1 मोल बन रहा है एलिमेंटल स्टेट से बन रहा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा। देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन का भी रिवीजन हो गया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई हो तो बताओ। अब नोट लिख लो, नोट लिखने के बाद क्लास खत्म करेंगे यार, ठीक है। हीट ऑफ कंबस्शन बेसिकली इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबस्शन में तो हीट रिलीज ही होती है, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक क्रॉस रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। और एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, देखो इसमें एक इधर भी स्टार लगा देना, फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन। अगर रिएक्शन के लिए देखते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, अगर हम देख रहे हैं फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, तो सिंपली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ कंबस्शन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट होगा इधर, रिएक्टेंट, इतनी बात याद रखना है, माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये है हमारा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट तुमको क्वेश्चन करने पर समझ में आएगा, इन स्टैंडर्ड स्टेट, इन स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट में बेसिकली ऑफ एलिमेंट, फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ एलिमेंट, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ एलिमेंट, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में, ये बराबर होती है। क्वेश्चन में समझ में आएगा, कल समझाऊंगा, ठीक है। इसको स्टार पॉइंट लगा लो और ये फार्मूला याद रख लेना, कल क्वेश्चन करवा दूंगा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।